तो गुड आफ्टरनून, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अम्बे ग्लोबल एकेडमी के आज के बायोलॉजी के सेशन में, जहां पर अभी तक जिस तरीके से हमने अपने सारे चैप्टर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से अच्छे से कवर करते हुए अपने लेवल की तैयारी करते हुए, तो सारे चैप्टर के कंप्लीशन के बाद जैसे जैसे हम उससे रिलेटेड अभी तक हमारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो जैसे हमने उनकी प्रैक्टिस की थी, तो ठीक उसी तरह आज हमारा जो ये चैप्टर एनिमल किंगडम था, इसकी भी एंडिंग हो गई है ना। तो सबकी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे कि अभी तक हमारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन इस पशु साम्राज्य से पूछे गए हैं, इस किंगडम से पूछे गए हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और किस तरीके से इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे चीज हम आज देखेंगे। और आज इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और ये जितने भी हमारे क्वेश्चन है, इसका मेन फोकस जो है वो आपके जो रेलवे की ग्रुप डी वाली एग्जाम है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा जो ये बैच है ये स्पेशल उसके लिए ही है। पर ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा ये सेशन है, ये बैच है, ये बाकी के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये सबके लिए बिल्कुल बराबर के लेवल पे सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से बिल्कुल ही कंप्लीट होंगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चलते हैं उसकी तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइलम। ये जो क्वेश्चन है ये आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये 2023 के फिफ्थ सेकंड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस पे आपके एग्जाम से ही हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, जो हाल के 3-4 ईयर्स में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे पिक किया है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है कि पशु जगत के वर्गीकरण में, जो पशु जगत के हमने 10 वर्गीकरण को देखा था, है ना, 10 फाइलम को हमने पढ़ा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा फाइलम है जो एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन से बिलोंग नहीं करता है, संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास मलस्का, कोडाटा, कोइलोमेट्स एंड एनेलिडा। ऑप्शंस क्या क्या है, मलस्का, कोडेटा, कोइलोमेट्स एंड एनेलिडा। बताइए फिर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके पशु जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आने वाला है। तो अगर आपको इस एनिमल किंगडम के 10 फाइलम्स के नाम जरा सा भी याद होगा, तो फिर अगर आप उसको रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे नहीं, आपने जब किया होगा, क्योंकि अभी रिवाइज करके अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ने चले जाते हो तो फिर ये आपके लिए शायद फायदेमंद नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। सॉल्व करने से पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना होगा। ठीक है, हाँ कहीं थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ गई तो फिर आप वो ले सकते हो, पर ये नहीं कि आप इसका पूरा डिटेल क्वेश्चन को सर्च मारने लगोगे, तुरंत उसके बारे में डिटेल हिस्ट्री पढ़ने लगोगे, तो फिर हम उसे रिवीजन नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से फाइल आए थे, मलस्का पढ़ा था हमने, सबसे आखिरी में पढ़ा था हमने, है ना, जो कल ही खत्म किया था हमने मलस्का। ये तो फिर आता है एनिमल किंगडम के फाइलम में, है ना। नेक्स्ट हमारा कोडाटा, कोडाट्स भी हमने देखा था, है ना। देन एनेलिडा, एनेलिडा भी हमारे फाइलम में आया था। इसके जगत के वर्गीकरण में ये तीनों भाग, ये तीनों फाइलास हमने देखा था, ये संघ हमने पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था संघ के वर्ग में, तो वो था हमारा कोइलोमेट, है ना। तो जो कोइलोमेट है ये किसी प्रकार का संघ नहीं है। ठीक है, कोइलोमेट तो एक जीव का प्रकार है। जीव का प्रकार कहने का मतलब कि जीवों के शरीर में जो कैविटी मौजूद होती है, जो कोइलोम्स मौजूद होता है,
तो वैसे सॉरी तो वैसे जीव जिसके पास कोइलोम्स होते हैं, जिनके शरीर में कोइलोम के साथ जो शरीर की गुहा होती है, बॉडी कैविटी मौजूद होती है, वैसे जीवों को हम किस नाम से जानते हैं? कोइलोमेट्स के नाम से जानते हैं। ये हमने देखा था जब हम कैविटी लेयर पढ़ रहे थे या फिर इनके वर्गीकरण के आधारों को देख रहे थे, है ना? वहां पे हमें मिला था कोइलोमेट, अकोइलोमेट। तो वैसे जीव जिनके पास ये कैविटी मौजूद नहीं होती है, उसे हम अकोइलोमेट बोलते हैं, और जिनके पास शरीर की गुहा, बॉडी कैविटी मौजूद होती है, उसे हम कोइलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोइलोमेट्स। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? काफी ही आसान है। आसान इस वजह से है क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। हमने सारे टॉपिक्स को बड़े ही अच्छे तरीके से और आसानी से हंसते खेलते खत्म किया है ना? शायद इसी वजह से ये सारी चीजें हमें आसान लग रही हैं। ठीक है, देखिए, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड, मतलब शरीर की कैविटी, जो शरीर की गुहा होती है, जो मेसोडर्म जो द्वारा पंक्तिबद्ध होती है, सराउंडेड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है आपके पास कोइलोम्स, कोडेट्स, आर्थ्रोपोडा एंड प्लेटीहेल्मीन। इन चारों में से किस टर्म का इस्तेमाल हम करेंगे वैसे जीवों के लिए जिनके पास, जिनके शरीर में गुहा मौजूद होती है और वो गुहा मेसोडर्म से पंक्तिबद्ध होती है, मींस मेसोडर्म से लाइंड होती है? बताइए क्या बोलेंगे हम उसे? तो आपने अभी अभी बताया, अभी अभी बताया कोइलोमेट और कोइलोमेट्स के बारे में, है ना? तो कोइलोमेट ही तो था ना, जिसमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है। तो कोइलोमेट से ही शब्द निकल के क्या आया हमारे पास? कोइलोम्स। ठीक है, तो जो हमारा कोइलोम्स होता है, ये क्या होता है? ये एक प्रकार की बॉडी कैविटी है जो मेसोडर्म से लाइंड रहती है, पंक्तिबद्ध होती है। ठीक है, चलिए बाकी के जो ये तीन है, ये तो हमारे संघ है ना, दीज ऑल आर फाइलम्स। ये तीनों क्या है हमारे? संघ। ओ सॉरी, कोडेट, आर्थ्रोपोडा और पृथोक्रेमी, जो कि आपके प्लेटीहेल्मीन्स होते हैं, ये क्या है? संघ है, फाइला है इस पशु साम्राज्य का, प्लांट के सॉरी एनिमेलिया का, एनिमल किंगडम का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है भाई? एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम फंडामेंटली characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord and a paired pharyngeal gill slit। वर्ड्स थोड़े टिपिकल लग रहे हैं, है ना? ये डॉर्सल होलो, देन पेयर्ड फेरिंगियल, गिल स्लिट, ये सारे वर्ड्स थोड़े नए लग रहे हैं, नए भी नहीं है, हमने इनके बारे में देखा था। डॉर्सल होलो क्या होता है? पृष्ठीय जो खोखले होते हैं, उससे ही क्या बोलते हैं? डॉर्सल होलो बोलते हैं। जो नोटोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड क्या था? एक रॉड की तरह संरचना थी, तो एक सहारा प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? तो आपके कैविटी लेयर्स होते हैं उनको, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इनको जब ये किसी तंत्र का या किसी प्रणाली का निर्माण कर रहे होते हैं, उस वक्त उनको ये सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। कौन? ये नोटोकॉर्ड। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ये आपके पृष्ठीय रूप से खोखले होते हैं, डॉर्सल हॉलो होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो ये नोटोकॉर्ड है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस एनिमेलिया जगत से बिलोंग करता है, किस संघ में ये नोटोकॉर्ड मिलता है? तो देखिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टर्म है। जब हम नोटोकॉर्ड्स के बारे में पढ़े थे, तो आपको याद अगर होगा तो फिर आप ये याद करें कि नोटोकॉर्ड में हमने सिर्फ एक फाइला का नाम लिया था, और वो फाइला क्या था हमारा? क्या था हमारा? क्या वो एनेलिडा था? क्या वो कोडोटा था? क्या वो आर्थ्रोपोडा था? या वो प्लेटीहेल्मीन था? कौन सा फाइला था? कौन सा संघ था? तो वहां पे हमारा संघ
कोडेटा आया था। जो कोडाट्स होते हैं ये इकलौते ऐसे फाइला होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। ये इतने स्पेशल होते हैं नोटोकॉर्ड के लिए कि नोटोकॉर्ड सिर्फ इनके साथ रहते हैं और किसी के साथ नहीं। ठीक है, तो फाइलम से संबंधित जानवरों को मूल रूप से एक नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठीय खोखले, आ गया ना, पृष्ठीय खोखले तांत्रिका कॉर्ड और युग्मित ग्रसनी गिल स्लिट्स की उपस्थिति की विशेषता होती है। तो नोटोकॉर्ड किसकी विशेषता है? नोटोकॉर्ड आपकी कोडेट्स की विशेषता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोडेटा। ठीक है, चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन देखते हैं कितने इसे बता पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ही आसान है। क्या पूछ रहा है भाई कि क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the category called। मतलब ये क्या बोल रहा है कि मछलियों, उभयचर, सरीसृप पक्षियों के साथ साथ स्तनधारी मैमल्स जैसे जानवरों को शामिल करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? अभी तक हम किन में इन सब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं? तो इतने 3-4 दिनों से हम फाइलम्स को ही तो पढ़ते आ रहे हैं ना, और फाइलम्स में ही तो हमें मिला था ना, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, है ना, चाहे वो मैमल्स हो, ये सब हमें कहाँ देखने को मिला था? ऑब्वियसली फाइलम में मिला था। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, और है तो बिल्कुल हमारा वही आंसर होगा। ऑप्शन से हमारे पास स्पीसीज जो कि प्रजातियां होती हैं, देन जिन, किंगडम, फाइलम, प्रजाति, जाति, किंगडम, संघ। बताइए फिर क्या होगा? तो आंसर सामने दिखाई दे रहा है और वो होगा फाइलम, संघ। अभी तक हम संघ के बारे में ही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो फिर और चीजें पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक ही अपना दिखाई दे रहा है और वो है फाइलम। और हम कहीं जाते हैं और हमें कोई अपना दिखाई दे देता है तो हम दौड़ के उसके पास चले जाते हैं, है ना। तो फिर यहाँ क्यों शांति से खड़े रहना, दौड़ के फाइला के पास चले जाएंगे, संघ के पास चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आया हमारा अगला क्वेश्चन, और क्या पूछ रहा है कि डैश इज द लार्जेस्ट फाइला ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो हिंट है। पहला तो कि यह सबसे बड़ा संघ है जिसमें एनिमेलिया, दिस इज नॉट अनीमिया, ये आपका एनिमेलिया है, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया के कीड़े भी शामिल है। तो दूसरा हिंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो बताइए फिर किस फाइलम में हमने इंसेक्ट के बारे में देखा था, कीड़ों के बारे में देखा था? आप बोलोगे तो कीड़ों के बारे में तो आपने मलस्का में भी बताया था, कीड़ों के बारे में तो आपने आर्थ्रोपोडा में भी बताया था। तो भाई मैंने ये भी तो बताया था ना कि मलस्का आपका सेकेंड लार्जेस्ट होता है, दूसरा सबसे बड़ा होता है। और वही दूसरी जगह अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, आर्थ्रोपोडा हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमेलिया किंगडम होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, एनेलिडा, कोडाटा, आर्थ्रोपोडा या प्लेटीहेल्मीन। क्या क्या है? एनेलिडा, कोडाटा, आर्थ्रोपोडा या फिर पृथुक्रिमी। तो अभी आपने बताया कि वो कौन सा है भाई? वो हमारा आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा और मलस्का दोनों में ही इंसेक्ट का जिक्र होता है, दोनों में ही कीड़े का जिक्र होता है। ठीक है, अंतर क्या है कि आर्थ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा पहले स्थान पर आता है, जबकि मलस्का आपका दूसरे स्थान पर आता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइला है, दूसरा बड़ा संघ है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आर्थ्रोपोडा, इसमें इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, हाँ आ गया। क्या बोल रहा है ये कि जो लोकस्ट होता है, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन आर एग्जांपल्स ऑफ विच फाइलम? टिड्डा, टिड्डा, टिड्डी, ये टिड्डी है, टिड्डा नहीं है, टिड्डी है। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस जाति के उदाहरण हैं? बताइए ये सारे के सारे किस फाइला में, किस संघ में होते हैं? आपके ऑप्शन है एनेलिडा, कोडाटा, आर्थ्रोपोडा एंड प्लेटीहेल्मीन।
इनमें से किसमें हम देखते हैं इनके बारे में। तो इनमें से अगर हम देखें कि किस किस उदाहरण के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो हमने बटरफ्लाई देखा था, हमने स्कॉर्पियन देखा था। शायद मैं लोकस्ट को उदाहरण में डालना भूल गई थी, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। पर बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन तो मैंने आपको बताया था, है ना। तो बताइए फिर ये दोनों हमने किस संघ में पढ़ा था, क्योंकि ये मैंने बताया था, तो फिर ये आपको बताना ये आपका काम है ना। ऑप्शन है आपके पास एनेलिडा, कोडाटा, आर्थ्रोपोडा और प्लेटीहेल्मीन्स, है ना। टिड्डा, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस जाति के उदाहरण है? क्या वो एनेलिडा के हैं, कोडेटा के हैं, आर्थ्रोपोडा के हैं या पिस्टिक्रिमी के हैं? मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि आप जाएं और जो मैंने आपको नोट्स प्रिपेयर कराया है उसमें आप बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन को ढूंढे, डेफिनेटली आपको ये दोनों एग्जाम्पल देंगे। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप बी में पूछा जा चुका है। तो फिर देखिए आप कि एग्जाम्पल्स भी कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। फाइलस के संघ के सिर्फ विशेषताओं को नहीं याद रखना है, उनके अंग प्रणाली को सिर्फ और सिर्फ नहीं याद रखना है, बल्कि हमें एग्जाम्पल्स को, उदाहरण को भी लेते हुए चलना है, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करना आपका काम है, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंट में आपको मैंने तितली और बिच्छू दे दिया है। तितली और बिच्छू से पूछिए, पकड़िए तितलियों को, पूछिए भाई तुम किस फाइलर से बिलोंग करते हो। शायद ये तितली बिच्छू आपके कॉपी में ही बैठे हुए हो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है भाई, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। मिल गया हमारा आंसर, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जिन जंतुओं को 3 भ्रूणी परतों में व्यवस्थित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? बताएं। 3 भ्रूणी लेयर किसमें आते हैं? तो देखिए हमने 2 चीज पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और वही दूसरी तरफ हमने पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। अगर हम डिप्लो की बात करें तो डिप्लो में ये जो शब्द है डाई, है ना, ये जो आपका शब्द है डिप्लो, ठीक है, इनमें जो आपका ये शब्द है डाई और इसमें जो आपका ये शब्द है ट्राई। डाई का मतलब क्या होता है? 2, और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। डाई मीन्स क्या, और ये दोनों के हमने जिक्र कब किया था? जब हम रोगाणुओं की सतह के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम जर्म्स, लेयर्स, नोटोकॉर्ड इन सब के बारे में देख रहे थे, है ना। तो डिप्लो का मतलब डाई, इसका मतलब क्या कि इसके पास सिर्फ 2 लेयर्स होंगे, 2 लेयर्स होंगे, और वो कौन सा होगा? वो होगा आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कौन कौन से होंगे आपके? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और वही दूसरी जगह अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो इनके पास 3 के 3 सतह, तीनों के तीनों मौजूद होते हैं। इसमें से पहला आपका एक्टोडर्म, दूसरा आपका आ जाता है एक नया, वो इसमें जुड़ जाता है और वो होता है मेसोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों के तीनों अगर किसी जीव में, किसी भ्रूणित परत में मौजूद हैं तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और अगर उसके पास सिर्फ 2 ही परत मौजूद है तो हम उसे डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या हम देख ले कि हमारा क्वेश्चन हमसे 2 पूछ रहा है या 3 पूछ रहा है? तो इसमें कितने की बात की जा रही है? 3 की बात की जा रही है। और ऑप्शंस क्या है हमारे पास? डिप्लोब्लास्टिक, बाह्य त्वक स्तर, एक्टोडर्म, या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक या एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होना नहीं है, क्योंकि ये दोनों इसके अंडर में आते हैं, ट्रिप्लो और डिप्लो के अंडर में आते हैं। ये अकेले अकेले सतह है ना। डिप्लो तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहीं पे हमने देख लिया कि डिप्लो का मतलब 2 होता है और यहाँ बात की जा रही है 3 की, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्राइट्रेटीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So, which is the common example of the mollusca phylum? mollusca phylum का एकमात्र उदाहरण कौन सा है इनमें से? बताएं। ऑप्शंस हैं आपके पास, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड ऑक्टोपस। ऑप्शंस क्या है? टिड्डी, तितली, बिच्छू, ऑक्टोपस। अब आप ये मत सोचने लगे ना कि मैं आप सिर्फ टिड्डी टिड्डी क्यों बोल रहे हैं, आप टिड्डे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए, लोकस्ट का मतलब ही टिड्डी होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से मलस्का का, मलस्का में कौन सा जीव आता है? तो मलस्का की अगर हम बात करें तो वहां पर आ जाता है हमारा ऑक्टोपस। ठीक है, तो मलस्का के बारे में हमने क्या क्या देखा था, एक बार हम उसके बारे में रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो मलस्का के बारे में हमने सबसे पहले देखा था यह सेकेंड लार्जेस्ट फाइला होती है। दूसरा, अगर हम इनके शरीर की बात करें, बॉडी की बात करें, तो इनका जो होता है यह सॉफ्ट बॉडी होता है। और फिर अगर हम इनके अंग स्तर या उत्तक स्तर दोनों में से किस स्तरीय की संरचना होती है, तो यहाँ पर अंग स्तरीय ऑर्गन लेवल के ये होते हैं। किस लेवल के? अंग स्तरीय होते हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ अगर हम और देखना चाहे इनके बारे में तो यह खंडित होते हैं। कैसे होते हैं? खंडित होते हैं, सिगमेंटेड होते हैं। सिगमेंटेड होने का मतलब क्या है कि ये खंडित होते हैं, इसका अर्थ यह है कि इनके जो शरीर के अलग अलग अंग है वो इन खंडों के द्वारा विभेदित किए हुए हैं। लाइक इनका जो हेड हो गया, इनका एब्डोमेन हो गया, इनके आर्म्स हो गए। ठीक है, इस प्रकार से इस मलस्का में जो भी जीव पाए जाते हैं, इनका जो अंग होता है वो इन खंडों के द्वारा विभेदित किए हुए रहते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि इनके जो ब्लड होता है, जो इनका रक्त होता है वो ब्लू कलर्ड होता है, ब्लू कलर्ड ब्लड। अब इनके ब्लू कलर्ड ब्लड को क्या बोलते हैं ये बताना आपका काम है, तो तुरंत से तुरंत आप कमेंट करिए कि ब्लू कलर्ड ब्लड जो इनके नीले रंग का रक्त होता है उसे क्या बोलते हैं। हेमो डॉट डॉट डॉट, इतना हिंट मैं आपको दे देती हूँ, बाकी कंप्लीट करना, पूरा करना आपका काम है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये क्या पूछ रहा है कि जो आपका एडमेसिया होता है, जिसे हम सी एनीमोन और सी पेन ये दोनों शब्द हम पढ़ चुके हैं उदाहरण में। अब किसके उदाहरण में देखना है ये अभी हम समझ लेंगे, याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो एडमेसिया और पिनेटुला जो कि जिसे हम सी पेन बोलते हैं, ये किस फाइला के उदाहरण है, ये किस संघ के उदाहरण है ना? एडमीसिया, स्टिक एनेमोन एंड पेनिटुला जिसे हम सी पेन बोलते हैं, ये किस संघ के उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास पोलेंट्रेट, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। बताइए किस फाइला में हम इन्हें देखते हैं? तो अगर हम इनके फाइला की बात करें तो इन दोनों को ही हमने पाया था किसमें? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा होता है उसमें हमने देखा था सी एनीमोन और आपके सी पेन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइकन और स्पॉन्जिला की। स्पॉन्जिला हमने देखा था जो स्पॉन्जेस होते हैं, है ना, स्पॉन्ज की तरह होते हैं, ये आपके जलीय जीव होते हैं। ठीक है, तो साइकन जैसे स्काइफा बोलते हैं और स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, यह किस फाइला का उदाहरण है? आप यहाँ पे एक चीज तो नोटिस कर ही रहे होंगे कि जितनी चीजें इसके विशेषताओं से, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं पूछा गया है, उतने ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक हमारे एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स के से पूछा गया है, उदाहरण से पूछा गया है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको उदाहरण पर भी, एग्जाम्पल पर भी एक्स्ट्रा फोकस करना है। ठीक है, तो बताइए किसके आपके किस फाइलम में आते हैं ये स्पॉन्जिला?
साइकॉन जिसे स्काइफा बोलते हैं, और स्पॉन्जिला जो ताजे पानी का स्पंज होता है, किस फाइला का उदाहरण है? एग्जाम्पल से आप ऑप्शन से आपके कोलिनट्रेटा, पृथ्वीकृमि, ये टेनोफोरा या फिर पोरीफेरा। तो जब हम स्पॉन्जेस की बात कर देते हैं तो पहुंच जाइए बिल्कुल ही सबसे पहले वाले फाइला जिसके बारे में हमने देखा था, और वो क्या था हमारा? पोरीफेरा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पोरीफेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एनिमल्स इनमें सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। आ गई बात वहीं जहां हमने 3 एम्ब्रियोनिक सतह के बारे में, 3 भ्रूणीय सतह देखा था। अब बात आ गई उसके अपोजिट, इसलिए मैंने वहां साथ में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी शायद, जानती तो मैं होंगी ना, क्वेश्चन तो मैंने ही सेट किया है ना। तो अगर यहाँ पे 3 है तो 3 वाले को क्या बोलेंगे और 2 वाले को क्या बोलेंगे, ये मैंने एक साथ ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल बराबर के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ नोटोकॉर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन जंतुओं में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय परत में व्यवस्थित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाती हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, सही होगा क्या? डिप्लोब्लास्टिक। क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लो डाई 2, जिसके पास 2 परत है वो डिप्लो, जिसके पास 3 परत है वो ट्राई, मतलब 3 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है? Which among the following has segmented body? इनमें से किसका जो शरीर होता है वह खंडित होता है, सेगमेंटेड होता है? बताइए। ऑप्शन है आपके, मलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा या फाइलम कोलिनट्रेट। क्या होगा ऑप्शन? सही बताइए, इनमें से किसका शरीर सेगमेंटेड होता है? तो अगर हम सेगमेंटेड की बात करें तो सेगमेंटेड में हमारा आ जाता है फाइला आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो फाइला आर्थ्रोपोडा होता है इसके जो शरीर होते हैं वो कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। वैसे पशु जिनमें जो शरीर की गुहा होती है वो होती ही नहीं है, वे एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ये देख लेते हैं, एब्सेंट तो ठीक है, अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर क्या होगा? अनुपस्थित तो ठीक है, अगर उपस्थित होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अगर किसी जीव में जो उनके शरीर की गुहा होती है, जो बॉडी कैविटी होती है, अगर वो मौजूद है, उपस्थित है, ठीक है, तो उसे हम कोइलोमेट्स बोलते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे जीव जिनके पास बॉडी कैविटी है, और वो भी किसके साथ? मेसोडर्म के साथ, है ना। बॉडी कैविटी के साथ अगर मेसोडर्म भी है तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपका कोइलोमेट्स हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ तो अनुपस्थित की बात कर रहा है भाई, यहाँ तो बोल रहा है कि है ही नहीं, तो फिर उसे क्या बोलेंगे? बताइए फिर कोइलोमेट का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, कोइलोमेट्स, वाइल्ड, जंगली। जंगली को तो सबसे पहले हटा देती है, पूरे शब्द का जिक्र हुआ ही नहीं है पूरे के पूरे सेशन में, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? स्यूडो कोइलोमेट्स, एंड द लास्ट ऑप्शन इज अ कोइलोमेट। बताइए कौन से ऐसे जीव हैं जिनके पास कोइलोमेट्स नहीं होगा, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? तो जिनके पास होता है वो कोइलोमेट, और जिनके पास नहीं होता है वो उनकी अपोजिट, दैट इज अ कोइलोमेट। क्या हो जाएगा? अ कोइलोमेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल? ये तो बहुत ही शायद आप बोलेंगे कि बच्चों वाला क्वेश्चन। अगर बच्चों वाला है तो फिर आपके रेलवे लेवल के एग्जाम्स में क्यों पूछा गया? वो बच्चों वाला लेवल अब हमारे लेवल के क्वेश्चंस बन गए हैं, है ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है।
तो आप ये मत सोचना कि छोटे छोटे क्वेश्चन को हम छोड़ के बड़े बड़े चीजों पर ध्यान देंगे। छोटे को भी उतना ही टाइम देना है और बड़े पर भी उतना ही टाइम देना है। एक छोटा से छोटा एग्जाम्पल भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए तो बताइए लार्जेस्ट मैमल कौन सा होगा। तो आप सभी में से अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वेल है या एलिफेंट है। तो अगर हम सॉरी, अगर हम लार्जेस्ट मैमल की बात करते हैं, सबसे बड़े आपके स्तनपायी की बात करते हैं, तो मैमल्स में आ जाता है आपका वेल्स। ठीक है, जो ब्लू व्हेल होती है ये सबसे लार्जेस्ट मैमल होती है, ठीक है, ना कि एलिफेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये तो वही चीज आ गया जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट है, सेम वे में हमारा सेकेंड लार्जेस्ट भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तरीके के क्वेश्चंस अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है, एनिमेलिया की कौन सी फाइला है जो सेकेंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट तो हमने देख लिया वो आर्थ्रोपोडा होता है। तो सेकेंड क्या होगा हमारा, उसी के साथ मैंने आपको बताया था, सेकेंड होता है हमारा मलस्का। ठीक है, जो मलस्का फाइला होता है, जो मलस्का संघ होता है, यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, जिसमें आपके अभी मैंने इसके फीचर्स भी बताए थे। और इसका एक यूनिक फीचर कौन सा था कि इनके पास क्या होता है, जो इनका रक्त होता है वो नीले रंग का होता है। उदाहरण में हमने ऑक्टोपस को देखा था, है ना। इनके शरीर की संरचना भी बिल्कुल ऑर्गन लेवल की होती है, अंग स्तरीय होती है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन काफी ही इजी था शायद, लेकिन अगर आपको पता था तब, ठीक है, और नहीं पता था तो अगर इतने छोटे छोटे अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, देन यू नीड मोर रिवीजन, अभी आपको और ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, और अगर मेरे से कहीं लैक हो गई हो तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे चल के मैं आपके इतने छोटे छोटे डाउट्स को भी नहीं रहने दूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमसे लंबे समय तक जुड़े रहना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, animals like annelids and arthropod etc can be divided into identical left and right। ये लेफ्ट एंड राइट, दाया और बाया का हमने बात किया था, जहां पे हमने मिरर इमेज को भी डिस्कस किया था, जो आपके दर्पण के इमेजेस होते हैं कि किस फाइला में जो जीव होते हैं, अगर हम उनमें सममित की बात करें, सिमेट्री की बात करें, वो बिल्कुल एक मिरर इमेज की तरह होगा। मतलब जिस तरीके से उनका जो लेफ्ट साइड होगा वो बिल्कुल उनके राइट साइड के सिमिलर होगा, समान होगा, है ना। तो वही पूछ रहा है इसमें कि जो एनेलिड है और आर्थ्रोपोड है, इन जैसे फाइलम्स में जानवर जहां शरीर को केवल एक ही तल में, मतलब सेम प्लेन से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से, ठीक है, समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित समरूपता प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है हमारे कोइलेंट्रेटा, रेडियल, टेनोफोरा, बाइलेटरल। बताइए क्या होगा। तो जब हम सिमेट्री की बात किए करते आ रहे थे, तो सिमेट्री के साथ, समरूपता के साथ, हमने सिर्फ दो शब्द को देखा था, जिसमें कोइलेंट्रेटा और टेनोफोरा तो बिल्कुल ही नहीं था। तो अगर आपको ये दोनों लग रहा है तो आप बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आपका ये कोइलेंट्रेटा और टेनोफोरा ये दोनों फाइलम थे, संघ थे। ठीक है, सेगमेंट्स की बात सिमेट्री की बात आ रही थी, तो वहां पे हम रेडियल को देख रहे थे और बायलेटरल को देख रहे थे। वहां पे हम रेडियल और द्विपक्षीय को देख रहे थे। तो क्या हम एक बार रिकैप कर ले कि रेडियल क्या होता है और आपके बायलेटरल क्या होते हैं। देखिए, रेडियल में हम एग्जांपल लेते हैं जो हमारा स्टार फिश था, ठीक है, और तो और ये बायलेटरल के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं बटरफ्लाई का। ठीक है, आई नो ये बटरफ्लाई नहीं, शायद मधुमक्खी लग रहा होगा। ठीक है,
बट फिलहाल आप समझ जाओ कि ये बटरफ्लाई ही है। ठीक है, देखिए, तो रेडियल और बायलेटरल हम यहाँ इनके थ्रू समझते हैं। तो जब हम इस बटरफ्लाई के सिमेट्री की बात करेंगे, समरूपता की बात करेंगे, तो हम इसे सिर्फ इस तरीके से ही डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सिर्फ हम इसे एक प्लेन के माध्यम से, एक तल के माध्यम से ही डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर जो इसका ये बाह्य भाग होगा वो इसके इस दाएं भाग के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, मतलब इसको जो दोनों पक्ष हैं वे आपस में समान होंगे। तो फिर ये जो आपका सिमेट्री होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम द्विपक्षीय सिमेट्री बोलेंगे, द्विपक्षीय समरूपता बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल प्लेन के माध्यम से ही डिवीजन कर सकते हैं। ओके, और वही दूसरी तरफ अगर हम रेडियल की बात करें, जहां पे हमने स्टार फिश का उदाहरण लिया है। स्टार फिश, आई थिंक पहले आपको ये बताना चाहिए कि स्टार फिश किस फाइला से बिलोंग करता है। किस फाइला में हमने स्टार फिश का उदाहरण लिया था? तो स्टार फिश हमने किस में देखा था? एकिनोडर्माटा, है ना, जिसमें एकिनो का अर्थ क्या था? फाइन। एकिनोडर्माटा, एकिनोडर्माटा, है ना, जिसमें इस एकिनो का अर्थ क्या था? स्पाइनी, कांटेदार। और डर्माटा, तो मैंने डर्मिकूल की एग्जांपल से आपको याद कराया था। डर्मिकूल आप स्किन पे यूज करते हो ना अपने बॉडी पे, तो डर्माटा का भी मतलब क्या होता है? स्किन। तो ये ऐसे फाइलम है जिसमें कुछ ऐसे जीव आते हैं जिनका जो स्किन होता है, जिनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? कांटेदार होती है, स्पाइनी होती है। और इसी में हमने उदाहरण किसका देखा था? स्टार फिश। स्टार फिश जो आपका होता है ये कैसा होता है? स्पाइनी होता है। इनके शरीर पर कुछ इस प्रकार के स्पाइंस निकले हुए रहते हैं। ठीक है, इनके शरीर पे, इनकी त्वचा पर कुछ कांटे की तरह संरचनाएं बनी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ का किसका उदाहरण है? तो ये एकिनोडर्माटा का उदाहरण है। ठीक है, तो समझ लेते हैं फिर हम कि किस प्रकार से रेडियल सिमेट्री होगा इनमें। ये काफी अजीबोगरीब स्टारफिश लग रहा है ना। चलिए देखिए, तो स्टारफिश में अगर हम देखते हैं ये कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो अगर हम इनमें सिमेट्री की बात करते हैं तो इनका सिमेट्री लाइन किस प्रकार होगा? पहले तो हम इन्हें इस तरीके से आधे आधे भागों में बांट सकते हैं। हम चाहे तो इन्हें इस तरीके से भी बांट सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये तो नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, मीन्स क्या है कि हम इसको डायगोनली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको डायगोनली डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे सीधा भी, बाइलेटरल भी इन्हें बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये किस सिमेट्री को दिखा रहे हैं? ये रेडियल सिमेट्री को दिखा रहे हैं, जहां पे हम सिर्फ एक प्लेन के माध्यम से नहीं बल्कि एक से अधिक प्लेन्स के द्वारा हम इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपका यहाँ पे था, तो हम इसको इस तरीके से बांट सकते हैं और इसको हम डायगोनली भी इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेडियल सिमेट्री हो जाएगा और ये आपका बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। तो बताइए फिर एनालिड और आर्थ्रोपोडा में किस तरीके की सिमेट्री आती है? तो आर्थ्रोपोड या एनालिड में स्टारफिश तो आता नहीं है, तो रेडियल तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे बायलेटरल होगा, द्विपक्षीय होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि जो न्यूरीस होता है और फेरेंटीमा, फेरेंटीमा आपके अर्थवॉर्म का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अर्थवॉर्म जो होता है, जो आपका ये उसका क्या है? साइंटिफिक नेम है क्या? फेरेंटीमा। अर्थवॉर्म को हम और क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया था? ये फार्मर्स के फ्रेंड भी होते हैं, किसान के दोस्त के नाम से भी इन्हें जानते हैं। क्यों?
क्योंकि ये जो होते हैं ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो किसानों के लिए उनके कृषि क्षेत्र में काफी लाभदायक होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो चलिए बताइए फिर कि जो निरेस होता है, पेरिटिमा एंड हीरोडिनीरा, जो कि ब्लड सकिंग जो लीचेस होती हैं, है ना, उनका ये किस फाइला के अंडर में आते हैं? अर्थवॉर्म किस फाइला में हमने देखा था? कोलेंट्रेटा, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा? किसमें हमने अर्थवॉर्म का उदाहरण लिया था? अर्थवॉर्म और लिचेस, ये दोनों उदाहरण मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। बताइए किसमें बताया था मैंने अर्थवॉर्म्स के बारे में? तो अर्थवॉर्म के बारे में हमने एनेलिडा में देखा था, है ना। एनेलिडा एक ऐसी संघ है जिसमें अर्थवॉर्म हो गए, आपके लीचेस हो गए, इस प्रकार के जो जीव होते हैं पाए जाते हैं। इनके भी जो त्वचा होती है वो काफी नरम होती है ना। ये भी सिगमेंटेड होते, इनके शरीर पर सिगमेंट्स बने हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अब आते हैं टेप वॉर्म एंड लीवर फ्लूक। बहुत ही खतरनाक वाला था ये, याद आ रहे खतरनाक वाले में कौन था? टेपवॉर्म और लीवर हुक आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइला? किस फाइला में आते हैं? कोलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मीन्स, एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा? किसमें? तो टेपवॉर्म के बारे में हमने किसमें देखा था? आर्थ्रोपोडा में देखा था, है ना। काफी ही खतरनाक वाले फाइला थे ये आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है ना। हाँ, क्या आगे अगले क्वेश्चन पे ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉडी प्लान डज कोलिन-ट्रेट, स्टीनोफोर्स एंड एकिनोडर्म्स हैव? कि जो अभी हमने रेडियल और बायलैटरल समझ लिया है ना, तो ये हमारे लिए काफी आसान होना चाहिए अगर हमें इन फाइला के बारे में कुछ याद होगा। ठीक है, तो अगर हम कोलिन-ट्रेट, स्टीनोफोरास और एकिनोडर्माटास की बात करते हैं, तो उनमें जो उनकी शरीर का प्लान होता है, जो उनकी शरीर की संरचना होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? एनेलिडा, ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ फाइलम्स के बारे में ही पूछ रहा है और हम फाइलम्स में ही इसका आंसर देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। देन ये प्लेटीहेल्मीन्स, फाइलम्स के बारे में पूछ रहा, और फाइलम एक फाइलम दूसरा फाइलम में कैसे आ सकता है? तो ये दोनों तो पहले ही हमारे एलिमिनेट हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? रेडियल और बायलैटरल, है ना। तो रेडियल और बायलैटरल, तो अभी हमने एकिनोडर्माटा के बारे में डिस्कस किया था। एकिनो मतलब कांटा, स्पाइन, डर्माटा मतलब स्किन, जिसमें हमने उदाहरण लिया था स्टार फिश का, है ना। और स्टार फिश का जो सिमेट्री था वो किस प्रकार का था? रेडियल था ना। ठीक है, एकिनोडर्म्स से ही बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। एकिनोडर्म्स में हम स्टार फिश का एक उदाहरण ले लेते हैं और स्टार फिश के द्वारा ही हम इनके समरूपता को, सिमेट्री को याद कर सकते हैं कि स्टार फिश का जो सिमेट्री होता है वो रेडियल होता है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? रेडियल या बायलैटरल? रेडियल या द्विपक्षीय? क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली भाई रेडियल होना चाहिए ना। ठीक है, बायलैटरल तो होगा नहीं, क्योंकि हम इन्हें सेम प्लेन से नहीं बल्कि डायगोनली भी इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये तो बहुत ही इजी लग रहा है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम? मनुष्य पारिस्थितिक तंत्र की किस श्रेणी से बिलोंग करता है, संबंध करता है, संबंधित है? तो जो मनुष्य होते हैं क्या वे सर्वाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं या जो प्लांक्टन होते हैं? तो मनुष्य की बात करें तो हम ह्यूमंस में हम कुछ शाकाहारी भी हैं, कुछ मांसाहारी भी हैं, है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो मनुष्य होते हैं ये ये शाकाहारी हैं, हार्बीवोरस है या कार्निवोरस है, दैट इज मांसाहारी है। फिर यहाँ पे तो विवाद उठ जाएगा, है ना। कि जो शाकाहारी है, अगर मैं शाकाहारी बता दूंगी तो मांसाहार वाले लड़ उठेंगे,
भाई मैं ह्यूमन नहीं हूँ क्या? और अगर मैं मांसाहारी बता दूंगी तो शाकाहारी वाले लौट उठेंगे, है ना? तो फिर मैं दोनों के सपोर्ट में हूँ और यहाँ पे मैं दोनों को ही वोट करूंगी। सर्वाहारी होते हैं, ह्यूमन्स आर ओमनीवोरस। ठीक है, तो ओमनीवोरस का अर्थ ये होता है, ओमनीवोरस में वो जीव आ जाते हैं जो घास फूस से भी संबंध रखते हैं और जो आपके मांसाहारी से भी संबंध रखते हैं। दोनों से जो बिलोंग करते हैं वही होते हमारे सर्वहारी ओमनीवोरस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, इनमें से किस फाइला को हम फ्लैटवर्म्स के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शंस हैं मलस्का, कोडाटा, स्टेनोफोरा या प्लेटीहेल्मीन्स। बताइए फ्लैटवर्म्स निम्नलिखित में से कौन सा संघ चपटा कृमि भी कहा जाता है? मलस्का, कोडेटा, स्टेनोफोरा या पृथ्वी कृमि। फ्लैटवर्म्स का जिक्र हमने किस में किया था? तो अगर हम फ्लैटवर्म्स की बात करते हैं तो फ्लैटवर्म्स हमने प्लेटीहेल्मीन्स में देखा था, है ना? चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज इट्स साइंटिफिक नेम ब्लेटीरिया। बताइए इनमें से, मैंने यहाँ 2-3 क्वेश्चन ना हमारे लेक्चर के बाहर के भी डाले हैं ताकि ये जो छोटे छोटे एनिमेलिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो सब भी आपके यहाँ पे कवर अप हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो लार्जेस्ट मैमल वाला क्वेश्चन मिला, अभी ह्यूमन के शाकाहारी मांसाहारी वाला क्वेश्चन मिला, है ना? देन ये आपका साइंटिफिक नेम वाले भी क्वेश्चन आ गया। तो ये सब मैंने अपने लेक्चर में नहीं ऐड किया था पर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ताकि ये सब आपके यहाँ से खत्म हो जाए, कवर अप हो जाए। ठीक है, चलिए तो बताइए इनमें से किसका, निम्नलिखित में से किस कीट का वैज्ञानिक, ये जो आपका है निम्नलिखित में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम प्लेटेरिया है? प्लेटेरिया है, बताइए किसका? बीटल का, तिलचट्टा का, मच्छर का या तितली का? क्या वो बिटल्स है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है या फिर मॉस्क्यूटो है? किसका साइंटिफिक नेम प्लेटेरिया होता है? तो अगर हम प्लेटेरिया की बात करें तो जो आपके बटरफ्लाई होते हैं उनका साइंटिफिक नेम ब्रेटेलिया नहीं होता है ना? ब्रेटेलिया जो है ये कॉकरोच के साइंटिफिक नेम है, जो तिलचट्टे होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेटेरिया है। ठीक है, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए कुछ कॉकरोच ऐसे होते हैं जिनका रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, वैसे तो आप अपने घर में देखोगे तो वो मैजेंटा कलर का, रेड कलर का दिखाई देगा, पर कुछ कॉकरोचेस ब्लैक कलर के भी होते हैं और ब्लैक, इस ब्लैक से ही बन के क्या आया है? प्लेटेरिया। ठीक है, तो कॉकरोचेस का साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है? प्लेटेरिया होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स? मतलब सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये किस श्रेणी के जानवरों के अंतर्गत आते हैं? आप देख सकते हैं कितने कॉमन कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अक्सर यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज कर जाते हैं, हमारे साथ खेल जाते हैं, है ना? चलिए फिर समझिए इसे, किसके उदाहरण होंगे ये? मीन, क्या ये फिशेस में आते हैं? उभयचर, क्या ये एम्फीबियंस है? एम्फीबियंस क्या जो जल पे भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, है ना? क्या ये सरीसृप है? रेप्टिलियन है जो रेप्टाइल करके चलते हैं, जो रेंगते हुए चलते हैं, है ना? और क्या ये एव्स हैं? बताइए चारों में से किस श्रेणी में आपके ये सारे जीव जंतु आ जाएंगे? तो अगर हम देखें जो सांप होता है, कछुआ होता है, छिपकली, मगरमच्छ ये सारे हवा में उड़ते हुए नहीं चलते हैं, बाकी रेंगते हुए चलते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? ये रेप्टाइल्स होते हैं, ये रेप्टिलियन में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरीसृप, दैट इज रेप्टिलियन। ओके,
अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। ये तो आपको बताना ही बताना पड़ेगा। जूलॉजी के जनक हम किससे बोलते हैं? प्राणी शास्त्र का जनक कौन होता है? तो प्राणी शास्त्र ऑप्शन है आपके पास डार्विन, अरस्तु, हेकल या एडवर्ड जेनर। बताइए। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन होता है? अरस्तु। अरस्तु को ही तो बोलते हैं ना फादर ऑफ जूलॉजी, है ना। चलिए, एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आते हैं? जो वैक्सीन होता है ना, टीकाकरण की बात आती है तो वहां पे एडवर्ड जेनर का नाम आता है, वैक्सीनेशन, है ना। डार्विन, इनके संबंध कहाँ से है? एवोल्यूशन से है। जो परिवर्तन होते हैं पशु या पक्षी, पादप, इन सब में, तो इवोल्यूशन से संबंधित कौन है? डार्विन है। ठीक है। और अरिस्टोटल आपके प्राणी शास्त्र के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है। ये मैंने जब सबसे शुरुआत में जब मैंने सेल की कोशिका की शुरुआत की थी, उसी वक्त मैंने बताया था अरिस्टोटल के बारे में, है ना। जहाँ पे मैंने फादर ऑफ जूलॉजी का भी जिक्र किया था, फादर ऑफ बायोलॉजी का भी जिक्र किया था। ठीक है। तो प्राणी शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु साहब जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का जो चालन अंग होता है, लोकोमोटरी अंग होता है, वो कौन सा होता है? ये अपने किस पार्ट से लोकोमोशन के कार्य को परफॉर्म? एकिनोडर्माटा में मैंने इसमें से एक शब्द पे काफी ही टॉर्च जला के फोकस मारा था। टॉर्च नहीं जलाया था पर मैंने फोकस तो मारा था, हाईलाइट तो किया था मैंने आपके लिए, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे या पूछा जा चुका है। ठीक है। तो बताइए, लोकोमोटरी ऑर्गन में किसके द्वारा स्टारफिश लोकोमोशन का कार्य करते हैं? किसके द्वारा इनका चालन कंप्लीट होता है? तो वहां पे हमने ट्यूब फिट देखा था। इनके पास ट्यूब फिट होता है जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। ठीक है। याद रखिएगा आप इस वर्ड को। स्टारफिश के साथ एकिनोडर्माटा भी, एकिनोडर्माटा के साथ रेडियल सिमेट्री भी, और साथ ही साथ ट्यूब फिट भी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोइलोमेट। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो अ कोइलोमेट की विशेषता को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है? तो ये क्या बता रहा है, ये आपको बताना है। आइए, ऑप्शन से आपके पास मेसोडर्म की अनुपस्थिति। ये कह रहा है कि जो अकोइलोमेट्स होते हैं इनके पास मेसोडर्म नहीं होते हैं। ठीक है। और क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ ब्रेन, इनके पास दिमाग नहीं होता है ना। और क्या है? कोइलम्स दैट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विथ अ मेसोडर्म। इनके पास कोइलम तो होता है पर मेसोडर्म के द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं होता है। ठीक है। मेसोडर्म के द्वारा नहीं होता है तो फिर यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा होगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर मेसोडर्म नहीं है तो वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के द्वारा पंक्तिबद्ध होगा, लाइंड अप होगा। ठीक है। एंड सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन, मतलब आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना एक ठोस शरीर। तो गुहा के बिना ये तो बिल्कुल ही गलत है। इनके पास कॉलम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं। बस कमी क्या होती है कि मेसोडर्म्स के साथ नहीं बल्कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ होते हैं। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? कोइलम जो मेसोडर्म के साथ अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध है, और किसके साथ पूर्ण रूप से होंगे? वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ पूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध होंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है। अगला और क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, कौन सा संयोजन गलत है? यहाँ पे आपके कुछ फाइलर्स के नेम दिए हुए हैं और इनकी कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, है ना। आ गया ना विशेषताओं से क्वेश्चन। तो कब से एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो मैं बोल रही थी, मैंने ये भी बोला कि एग्जाम्पल के साथ विशेषताएं भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से ये पूछा गया है।
है ना। एक तो पहले एलिमिनेट हो जाता है भाई, कैलक्रिया। कैलक्रिया तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो फाइलम में आता ही नहीं है ना। आता क्या है, तो एकिनोडर्माटा, प्लेटीहेल्मीन और नेमाटोडा, ये तो होगा ही नहीं। अब इन तीनों में से इनकी कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। लाइक नेमाटोडा में आपका राउंड वॉर्म आ जाता है, देन ये स्यूडोकोइलोमेट होते हैं, और एचिनोडर्माटा में बोल रहा है कि इनके पास कोलम्स मौजूद होते हैं और ये द्विपक्षीय समरूपता को दर्शाते हैं, है ना। और क्या बोल रहा है कि प्लेटीहेल्मीन्स, इनके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है, और तो और ये फ्लैटवर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं। देन ये अकोइलोमेट होते हैं। तो इनमें से किस संघ के साथ उनकी विशेषता या उनके उदाहरण मैच कर रहे हैं, ये आप अपने को, जो आपके नोट्स है उसको पढ़िए ना, उसको पढ़िए, समझिए, देखिए, रिमाइंड करिए क्या था वहां पे और कौन सा सही है। तो ये आखिरी के दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। एक तो ये जिसमें मैंने एक हटा दिया है, बाकी के दो तीन बचे हुए आपके पास, इसको आपके इनके गुणों के साथ, विशेषताओं के साथ मिलाकर इन्हें सही करना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अगला होगा, ये भी बहुत ही छोटा है। मैंने यहाँ पे कुछ फाइलम्स के नेम्स डाले हैं और आपको इसमें से सही मैच बताना है कि क्या आर्थ्रोपोडा का सिल्वर फिश उदाहरण है, ये सही है या गलत। फिशेस जो कि मछलियां होती हैं, ठीक है, क्या उसमें जेलीफिश सही है या गलत। एकिनोडर्माटा जिसमें आपकी कटल मछली आती है, ये सही है या गलत। मलस्का में स्टार फिश आता है, ये तो यहीं पे गलत हो गया। स्टार फिश में कब से आपको बता रही हूँ, स्टार फिश एकिनोडर्माटा, तो ये तो इसमें से, चलिए इसमें से भी मैंने एक एलिमिनेट कर दिया, इसमें से भी आपको तीन में से ही बताने हैं, ठीक है। तो ये फाइलर्स के उदाहरण के द्वारा आप इनको पता करेंगे, इनको देखेंगे, ये सारे चीज मैंने नोट्स में आपको नोट कराया है, ठीक है। और ये लास्ट एस्कैरिस, एस्कैरिस का यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिया हुआ है, ये गुण विशेषता दिए हुए हैं, तो इनको मैच करके आपको इसको भी फाउंड आउट करना है। तो ये आखिरी के तीन क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, अगर और भी है तो उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं है, चलिए आपका काम कम हो गया, आपके पास सिर्फ तीन क्वेश्चंस है सॉल्व करने के, और बीच में मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ा था, तो कुल चार क्वेश्चन आपके पास खुद से बनाने के लिए हैं। बाकी आपका पूरा टाइम आपके रिवीजन पे, आपके पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले के चैप्टर में एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक के साथ, और इसी प्रकार के एनर्जी और लगन के साथ, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।